तो ये कुछ सैंपल्स मैंने ले लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये लेमन जूस है और ब्लू लिटमस पेपर पे डाला, देख सकते हो ये रेड हो गया। वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये डिस्कस करेंगे। और भी चैप्टर्स की वीडियो आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी को स्कूल में एक साइंस फेयर लगा था, यानी साइंस का मेला लगा था, टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। क्योंकि देखो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है, तो उसी लिए एक साइंस का फेयर, साइंस का मेला लगा था। अब एंट्री गेट पे, यानी जहां से उस मेले के अंदर एंट्री हो रही थी, अंदर लोग जा रहे थे, सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति, अश्विन और कीर्ति ये दोनों भाई बहन वर ग्रीटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। तो इनको ग्रीट किया गया, यानी इनका वेलकम किया गया एक वाइट शीट ऑफ पेपर दे के। अब वो क्यूरियस थे कि उनको व्हाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया। कुछ स्टेप जब आगे बढ़े तो एक वॉलेंटियर था जो कि स्प्रे कर रहा था एक लिक्विड इन शीट ऑफ पेपर पे। तो ये जो सिबलिंग्स थे, यानी ये जो भाई बहन थे अश्विन और कीर्ति, इनके पास भी जो व्हाइट शीट था उस पर भी वो लिक्विड स्प्रे किया गया। टू दियर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर्स द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। अब इनको जो व्हाइट शीट ऑफ पेपर मिला था, यानी वैसे तो देखने में लग रहा था कि एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, इस पर कुछ नहीं लिखा, एकदम ब्लैंक है। लेकिन जब एक लिक्विड को इनके शीट ऑफ पेपर पे स्प्रे किया गया तो उस पेपर पे कुछ लिखा था जो कि दिखने लगा। पहले नहीं दिख रहा था, जब लिक्विड स्प्रे हुआ तो वो दिखने लगा। क्या लिखा था? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब ये दोनों तो एक्साइटेड हो गए और जानना चाह रहे थे कि ये चीज कैसे हुई, क्या इसका रीजन है। यानी पहले नहीं दिख रहा था, लिक्विड स्प्रे करने के बाद दिखने लगा, ऐसा क्या हो गया। अब उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो कुछ हद तक सेटिस्फाई हो गई थी एट द कलरफुल वर्ड ऑफ सब्सटेंसेज स्टॉल। तो एक स्टॉल लगा था, वहां पर लिखा हुआ था कलरफुल वर्ड ऑफ सब्सटेंसेज। तो वहां पर गए तो कुछ उसके बारे में बताया गया, तो कुछ हद तक उनको चीजें समझ में आई। तो वहां पर उन्होंने देखा कई सारी एक्टिविटीज हो रही है जहां पर कलर चेंज हो जा रहा था जब अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स कर रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सप्लोर करेंगे इन चेंजेस को फर्दर, यानी कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हम भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उनके लर्निंग एडवेंचर में हम भी ज्वाइन हो जाते हैं ताकि हमको भी पता चल जाए कि ये चीज़ क्या हो रही, कैसे हो रही, क्यों हो रही है। तो ये देखो नीचे इमेज बनी हुई है, ये अभी देखो ब्लैंक पेपर है और जैसे ही स्प्रे किया गया इसके ऊपर तो लिख कर आ गया। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है 2.1 नेचर अवर साइंस लेबोरेटरी। तो नेचर को यहाँ पर साइंस लेबोरेटरी कहा गया है, मतलब जैसे लैब में जाके हम एक्टिविटीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, उसी तरह हम नेचर में भी जाकर साइंटिफिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसमें सब टॉपिक है 2.1.1 लिटमस एज एन इंडिकेटर। यहाँ पर हम लिटमस का यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर। ये कुछ इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा, लिटमस क्या होता है, अभी देखेंगे सब। तो इसमें एक्टिविटी 2.1 है लेट अस एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अब कुछ सैंपल्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं, जैसे कि लेमन जूस हो गया, नींबू का रस, सोप सोल्यूशन यानी वाटर ले लो, थोड़ा सा उसके अंदर साबुन डाल दो और अच्छे से उसको मिक्स कर दो, सोल्यूशन बन जाए। फिर आंवला जूस हो गया, आंवला जो होता है ना उसका जूस निकाला जाता है, तो वो हो गया। टैमरिंड वाटर यानी इमली का पानी, इमली को पानी के अंदर जब भिगो देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस पानी के अंदर जो इमली है उसका जो अरक होता है वो आ जाता है, तो वही टैमरिंड वाटर होता है। फिर विनेगर हो गया, बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा को वाटर के अंदर डाल के डिजोल्व कर लिए, सोल्यूशन बना लिए। फिर लाइम वाटर हो गया, लाइम वाटर का भी नीचे दिया हुआ है, कैसे बनेगा वो देखेंगे अभी। फिर जो टैप वाटर यानी नल का जो पानी है, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन हो गया, शुगर सोल्यूशन यानी पानी के अंदर चीनी डाल के डिजोल्व कर दिए, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, नमक पानी के अंदर डाल के घोल दिए तो सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो गया। तो ये सैंपल्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं। अब एक स्ट्रिप ले लो ब्लू लिटमस पेपर की और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। इन पीसेस को एक साफ सुथरे सूखी व्हाइट टाइल्स पे स्प्रेड कर दो। व्हाइट टाइल्स क्यों? क्योंकि देखो व्हाइट बैकग्राउंड रहता है ना, तो चीज़ें हाईलाइट हमको दिखती हैं, वरना ऐसे अगर टेबल पे रख दोगे तो जो लिटमस पेपर का कलर है ना वो उतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाता। तो बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा ना तो अच्छे से दिखेगा। अब ड्रॉपर का यूज़ करके एक ड्रॉप हर सैंपल की एक एक करके इन लिटमस पेपर की जो पीसेज है उस पर आपको डाल देना है, जैसे कि आपको फिगर 2.2a में दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो टाइल्स पे ब्लू लिटमस पीसेस को रख दिया गया है और यहाँ पर अलग अलग सैंपल्स हैं। ड्रॉपर का यूज़ करके इसके अंदर ड्रॉप किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ देख सकते हो कई सारे ड्रॉपर रखे हैं। अगर सिंगल ड्रॉपर का आप यूज़ कर रहे हो तो उसको हर बार आपको वाटर में क्लीन करना होगा, वरना एक सैंपल आपने इस पर डाला फिर दूसरे जब डालोगे तो पहले वाले सैंपल का कुछ सब्सटेंस हो सकता है उसके अंदर रह जाए, तो आपको सही रिजल्ट ना मिल पाए। तो एक काम ये कर सकते हो, सबके लिए अलग अलग ड्रॉपर ले लो या फिर उसी ड्रॉपर को बार बार वाटर से क्लीन करके तब जो है एक एक करके सारे जो सैंपल हैं उनको इन पीसेस पे ड्रॉप करो। अब ऑब्जर्व करो क्या कोई चेंज हो रहा है कलर के अंदर, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें। अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो टेबल 2.1 में। अब सेम एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है, लेकिन इस बार आप रेड लिटमस पेपर के पीसेस ले लो, जैसा कि आपको फिगर 2.2b में दिया हुआ है।
और इसमें भी आप जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करो। तो यहाँ देख सकते हो वही सारे सैंपल हैं। इस बार रेड लिटमस पेपर लिया गया है और इन पे सैंपल को ड्रॉप किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो कई सारे सब्सटेंसेस दिए हैं, इनमें से कुछ का मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ सैंपल्स मैंने ले लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये लेमन जूस है यानी नींबू का रस, और ये सोप सोल्यूशन है, सोप और वाटर को मिक्स करके सोल्यूशन बना है। फिर ये टैप वाटर है यानी वो नल वाला पानी, ये शुगर सोल्यूशन है और ये सॉल्ट सोल्यूशन है। अब ये देखो इस तरह से लिटमस पेपर होता है, ये रेड है और ये ब्लू है। इसी के पीसेस मैंने कट करके यहाँ नीचे लगा लिया है। अब एक एक सैंपल की कुछ ड्रॉप्स इन दोनों लिटमस पेपर पे हम डालेंगे और देखते हैं क्या होता है। पहले लेमन जूस ले लेते हैं और ब्लू लिटमस पेपर पे डाला, देख सकते हो ये रेड हो गया, और रेड पे डालते हैं तो रेड में कोई चेंज नहीं हुआ। अब सोप सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसमें देख सकते हो जो ब्लू लिटमस है उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो गया। टैप वाटर का देखो, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ये थोड़ा सा इधर मेरा हाथ लग गया था तो लेमन को मैंने टच किया था, इसी वजह से हल्का सा रेड कलर आ गया है। बाकी इसको यहाँ ऊपर रख के दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो ये ब्लू कलर ही है, बस इधर रेड हुआ है क्योंकि मैंने टच कर लिया था। तो ब्लू वाला ब्लू ही है, रेड वाला रेड है, मतलब कोई कलर चेंज दोनों में नहीं हुआ। शुगर सोल्यूशन डालते हैं, तो दोनों में ही आप देख सकते हो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू वाला ब्लू ही है, रेड वाला रेड है। अब ये सॉल्ट सोल्यूशन डालते हैं इस पे, तो अगेन कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो लेमन जूस के केस में आपने देखा कि जो ब्लू लिटमस था वो रेड हो गया और रेड वाला रेड ही है। फिर सोप सोल्यूशन के केस में जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही है, लेकिन रेड वाला ब्लू हो गया। फिर इसके बाद टैप वाटर हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। इन तीनों केस के अंदर देख सकते हो ब्लू वाला ब्लू ही है, रेड वाला रेड है। सोप सोल्यूशन का एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो रेड लिटमस पेपर है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको, तो ये देख सकते हो इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। ये सोप के ब्लू कलर की वजह से नहीं है, किसी और कलर का भी आप सोप ले सकते हो। कोई सा भी आप सोप ले लो, जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा जब वो सोप सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा। तो अब इसी तरह से टैप वाटर का एक बार और देख लो, ये रेड लिटमस है, इसके अंदर मैं डालता हूं इसको, देख सकते हो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। जो रेड लिटमस है वो रेड ही है, बस वाटर की वजह से ये थोड़ा सा गीला हो गया है। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। अब ऊपर एक सैंपल लाइम वाटर का भी आपको लेना था, तो लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर सारे सैंपल का मैंने आपको करके नहीं दिखा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें मुझे बाई भी करनी पड़ती, जैसे यही लाइम वाटर के लिए मुझे कैल्शियम ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती, तो उसके हाफ kg का जो एक बॉक्स आता है वो आई थिंक अराउंड 300 का आता है। तो अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। देखो अच्छे व्यूज़ आएंगे तो उससे जो अर्निंग होगी उससे मैं चीज़ें बाई कर पाऊँगा, और इस तरह से मैं फिर हर चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा भी जो बजट है वो लिमिटेड है, उसी के अंदर सारी चीज़ें करनी होती हैं। खैर तो चलिए देखते हैं लाइम वाटर कैसे बनेगा। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है लाइम वाटर और एक होता है लाइम। लाइम एक तरह का फ्रूट है जो कि लेमन जैसा होता है, तो लाइम वाटर को ऐसे ना समझना कि उस फ्रूट को वाटर के साथ मिला के कुछ बनाया गया है। लाइम वाटर बिल्कुल अलग चीज़ है और जो फ्रूट वाला लाइम है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर जिस लाइम वाटर की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर। इसको देखो आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मिक्सिंग लाइम। लाइम यानी जो चूना होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको जहाँ वाटर के अंदर मिक्स करते हैं एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे रख देते हैं, मतलब मान लो 1 आध घंटे के लिए। उसके बाद आपको इसको फिल्टर कर लेना है दूसरे कंटेनर के अंदर एंड यूज इट एज लाइम वाटर। तो अब जो आपको चीज़ मिली वो है लाइम वाटर, यानी लाइम जिसको हम चूना कहते हैं, इसी का साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको वाटर के अंदर मिला के जो सोल्यूशन बनाते हैं फिर फिल्टर करके निकाल लेते हैं, तो वो होता है लाइम वाटर। अच्छा, चूना 2 तरीके का आता है, एक तो चूना ये कैल्शियम ऑक्साइड और एक बुझा वाला चूना भी आता है जो वाइट वॉशिंग के अंदर अक्सर पेंट वगैरह करने में यूज़ होता है ना, तो वो अलग है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला चूना है वो अलग है। तो अगर मान लो आपको बाई करना है ना, तो सिंपल जाके दुकान पे चूना ना मांग लेना, आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बिना बुझा हुआ चूना।
हाँ, तो जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की उसको आपको टेबल 2.1 के अंदर लिस्ट करना था। टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। तो यहाँ पर ये इतने 12 सैंपल्स हैं। लास्ट वाला बेसिकली अपने से कुछ ले लेना है, तो चलो ऑरेंज जूस आप ले लेना। तो इसमें से 5 का मैंने आपको करके दिखा दिया। अब बाकी का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ऑब्जर्व होगा। तो ये ऑलरेडी मैंने फिल करके रखा है इसको। तो लेमन जूस का आपने देख ही लिया था कि जो ब्लू लिटमस था वो रेड हो गया था, वहीं जो रेड लिटमस है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। सोप सोल्यूशन का आपने देखा कि जो ब्लू लिटमस था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जो रेड वाला था वो ब्लू हो गया था। इसी तरह से आंवला जूस की बात कर लें तो यहाँ ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, लेकिन रेड में कोई चेंज नहीं होगा। टैमरिंड वाटर, इमली वाला पानी, ब्लू को रेड कर देगा, लेकिन रेड लिटमस कोई चेंज नहीं होगा। विनेगर की बात कर लें तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, लेकिन जो रेड लिटमस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन की बात कर लें तो कोई चेंज नहीं, वहीं रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। लाइम वाटर की बात कर लें तो ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड वाला ब्लू हो जाएगा। वहीं टैप वाटर में आपने देखा था कोई चेंज नहीं हुआ था। अच्छा, जो टैप वाटर है घरों में जो नल वाला पानी आता है वो कहीं कहीं पे जो रेड लिटमस है ना वो थोड़ा सा ब्लू हो जाता है। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करेगा, जैसा कि मेरे यहाँ का आपको मैंने दिखाया कि कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पर उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं टैप वाटर के अंदर, जिसकी वजह से जो रेड लिटमस है वो थोड़ा सा ब्लू हो जाता है। तो आप अपने यहाँ का ट्राई करके देख सकते हो, नहीं तो मैंने आपको करके दिखाया उसे वही लिख सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हल्का सा चेंज आ सकता है, तो नो चेंज लिखोगे तो सही है ये। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन की बात कर ले तो यहाँ पर ब्लू में तो कोई नहीं, लेकिन रेड वाला ब्लू हो जाएगा। फिर शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन का आपको दिखाया कोई चेंज नहीं। और ये जो ऑरेंज जूस है ये ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा और रेड वाले को कोई चेंज नहीं होगा। अब टेबल 2.1 को आप एनालाइज करो और सॉर्ट करो जो सैंपल्स हैं उनको 3 ग्रुप में, यानी जो सैंपल्स आपने लिए थे उसको 3 ग्रुप के अंदर आपको बांट देना है। ग्रुप ए के अंदर वो सारे सब्सटेंस आप लिखो जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो देखते हैं ऊपर टेबल में। तो ब्लू लिटमस वाला कॉलम ये है, सेकंड वाला। अब देख लो कौन कौन सा रेड हो गया। लेमन जूस, आंवला, टैमरिंड, विनेगर, ऑरेंज जूस। तो ग्रुप ए के अंदर इनका नाम लिख लो। अब इसी तरह से ग्रुप बी के अंदर उन सैंपल्स को आप रखो जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो सोप सोल्यूशन के केस में बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। फिर ग्रुप सी के अंदर उन सैंपल्स को आपको रखना है दैट डू नॉट अफेक्ट आइदर ऑफ द 2 लिटमस पेपर्स, जिन्होंने दोनों ही लिटमस पेपर में से किसी को अफेक्ट नहीं किया, कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिला। तो टैप वाटर हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। तो ये टेबल 2.2 के अंदर हमने सारा फिल कर लिया। अब ये कह रही आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ। ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर है वो किस चीज़ से बने हैं और ये कलर क्यों चेंज कर देते हैं जब कुछ सैंपल इनके ऊपर ड्रॉप किया जाता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। लिटमस एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन होता है लाइकेन्स से। लाइकेन्स के अभी नीचे दिया है देखेंगे। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सोल्यूशन। तो ये जो लिटमस है वो सोल्यूशन के फॉर्म में भी मार्केट में मिल जाता है और पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है। तो जो पेपर के फॉर्म में होता है उसी को हम कहते हैं लिटमस पेपर। अब जो लिटमस पेपर है वो अवेलेबल होता है 2 कलर में, एक तो ब्लू दूसरा रेड, जैसे कि आपको फिगर में दिया है, मैंने आपको दिखाया भी था प्रैक्टिकली। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। अब वो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि इनका जो नेचर है वो है एसिडिक। जैसे इंसान का नेचर होता है ना कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, सच बोलता है, लोगों की मदद करता है, ये इसका नेचर है। मतलब जैसे इंसानों को अगर हम डिवाइड करें तो एक वो लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, लोगों की हेल्प करना, सच बोलना, किसी के साथ बुरा ना करना। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है किसकी होती है, अच्छे इंसान की होती है। वही जो झूठ बोलता है, लोगों को परेशान करता है, किसी की मदद नहीं करता, उसको हम कहते हैं ये बुरा आदमी है। तो 2 तरीके से हमने कैटेगरी बना दी कि नहीं। उसी तरीके से हम सब्सटेंसेस का भी डिवीजन करते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहे हैं उनका जो नेचर है वो कह दिया हमने कि एसिडिक है। वाइल दोज दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। वहीं वो सब्सटेंसेस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल दे रहे हैं उन सब्सटेंसेस का नेचर हम क्या कहेंगे कि बेसिक नेचर है। अब ये जो एसिडिक और बेसिक हो गया ना, ये जस्ट एक नाम है। ये मत सोचने लगना कि एसिडिक का मतलब क्या, बेसिक का मतलब क्या, जस्ट एक नाम दिया गया है। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये चीज आप सोच रहे होगे कि हमने लिटमस का ही यूज क्यों किया, कोई और चीज यूज कर लेते। तो लिटमस का यूज इसलिए किया क्योंकि ये अलग कलर शो करता है एसिड और बेसिक सोल्यूशन के अंदर। अगर लिटमस एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर अलग देखने को मिलेगा, बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो अलग कलर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो लिटमस है वो एक तरह का एसिड बेस इंडिकेटर है। हम कलर से पहचान जाते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है। वरना कोई ऐसा सब्सटेंस अगर आपने लिया जो चाहे एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आए या बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आए, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है
या दोनों केस में सेम कलर चेंज हो रहा है, तो फिर आप कैसे पता कर पाओगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है? जब दोनों केस में अलग अलग कलर होगा तो हम कलर से पहचान लेंगे कि अच्छा ये वाला कलर हो गया तो मतलब एसिडिक है, ये वाला हो गया तो बेसिक है। तो इंडिकेट करता है, बताता है ये जो लिटमस है कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। तो लिटमस एक तरह का एसिड बेस इंडिकेटर है। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या सिर्फ लिटमस ही एसिड बेस इंडिकेटर है या फिर और भी तरह के एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। कुछ और भी सब्सटेंसेस नेचुरल और सिंथेटिक यानी नेचर से मिलते हैं और कुछ ऐसी भी चीजें जो हम बनाते हैं उसका भी यूज किया जाता है इंडिकेटर की तरह, यानी उनसे भी हमको पता चल जाता है कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं उनको लेबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है और इनके बारे में आप हायर ग्रेड्स के अंदर पढ़ोगे। होलिस्टिक लेंस लाइकेंस आर फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ फंगस एंड एन एल्गा। तो लाइकेंस कैसे फॉर्म होता है? दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक तो फंगस हो गया, दूसरा एल्गा हो गया। ये दोनों एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनका जब एसोसिएशन होता है, एक संगठन बनता है, मतलब ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इन दोनों के मिलने से जो चीज बनती है उसको हम लाइकेंस कहते हैं। जो फंगस है वो एल्गा को रहने की जगह देता है, प्रोटेक्शन देता है, लेकिन फंगस अपना फूड नहीं बना पाता। तो फूड बनाने का काम होता है एल्गा का, क्योंकि एल्गा फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो थ्रू फोटोसिंथेसिस वो फूड बना लेता है। वो फूड खुद भी यूज करता है, फंगस को भी देता है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। तो जहां पर भी फंगस और एल्गा एक साथ रह रहे होते हैं इस तरह से कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है सर्वाइवल के लिए, तो वो जो पूरा एसोसिएशन होता है इसको हम लाइकेंस कहते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं? दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन द रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। तो ये जो लाइकेंस है वो रॉक्स पे और ट्रीज पे ग्रो होते हैं, उन रीजन्स के जहां पर अच्छी खासी रेनफॉल होती है और साफ हवा होती है। डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड? तो क्या आपके आसपास जो ट्रीज हैं वहां पर लाइकेंस आपको देखने को मिलते हैं? नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। तो चलो क्लासिफाई करते हैं। हालांकि ये चीज तो हमने कर ही लिया था कि ग्रुप ए में कौन से सब्सटेंसेस आएंगे। लेमन जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, टैमरिंड वाटर, विनेगर, ये सब क्या कर रहे हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इंप्लाइंग दैट दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। तो ब्लू से रेड में बदल जा रहा है, इसका मतलब ये कैसे सब्सटेंस है? एसिडिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं। वहीं ग्रुप बी के अंदर कौन सब्सटेंसेस आएंगे? सोप सोल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो गया, लाइम वाटर हो गया, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन हो गया। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसीलिए जो सब्सटेंसेस है वो बेसिक नेचर के हैं। फिर आते हैं ग्रुप सी के सब्सटेंसेस। इसके अंदर टैप वाटर आ गया, शुगर सोल्यूशन आ गया, सॉल्ट सोल्यूशन आ गया। इनमें कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला दोनों ही लिटमस पेपर के केस में। क्या आप इनका नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? भाई ब्लू से रेड में हो जा रहा है तो हमने कह दिया एसिडिक, रेड से ब्लू में हो जा रहा है तो हमने कह दिया बेसिक। लेकिन अगर कुछ नहीं चेंज हो रहा है तो क्या होगा? क्या कहेंगे इसको? दीज सब्सटेंसेज आर सेड टू बी न्यूट्रल बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो इन सब्सटेंस को हम न्यूट्रल कहते हैं कि मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। चलो रिलेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अब क्या सारे ही सब्सटेंसेस जो कि ग्रुप ए के अंदर हैं टेबल 2.2 के, वो एडिबल हैं यानी खाने लायक हैं? क्या उनको खा सकते हैं? क्या कभी आपने टेस्ट किया इन एडिबल सब्सटेंसेस को? क्या आप उनका टेस्ट याद कर सकते हो? तो चलो देखते हैं ग्रुप ए के अंदर हमने क्या देखा। तो ग्रुप ए के अंदर है लेमन जूस। लेमन का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना। इसी तरह आंवला का जूस हो गया, आंवला भी खट्टा होता है टेस्ट में। टैमरिंड, इमली कैसे होती है? खट्टी होती है ना। विनेगर भी खट्टा होता है। यानी क्या बात समझ में आई? कि यार ग्रुप ए के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका टेस्ट खट्टा है यानी सॉर है। तो आपको ये पता चलेगा ये सारे ही सब्सटेंसेस कैसे हैं, इनका जो टेस्ट है वो सॉर है यानी खट्टा है। Thus we can say that substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिनका जो टेस्ट है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, तो उनके अंदर एसिड होता है। और क्योंकि उनके अंदर एसिड है इसीलिए हम क्या कहेंगे? उनका जो नेचर है वो एसिडिक है। देखो किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड भी एक तरह का सब्सटेंस है। अगर किसी चीज के अंदर एसिड प्रेजेंट होगा तो उसका एसिडिक नेचर होगा। जैसे कोई अच्छा आदमी है, उसके अंदर अच्छाई है तो उसके अच्छाई का नेचर सबको दिखेगा, वो अच्छे काम करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, किसी भी चीज को आपको टेस्ट नहीं करना है जब तक कि टेस्ट करने को कहा ना जाए। और कौन कहेगा? टीचर कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त ने कह दिया कि टेस्ट कर लो, आपने टेस्ट कर लिया। किसी भी अननोन सब्सटेंस को आपको टेस्ट नहीं करना है। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेज एंड द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फिगर 2.4। अब कुछ कॉमन से एडिबल सब्सटेंस आपको नीचे दिए हैं और उन सब्सटेंसेस के अंदर सबसे कॉमन जो एसिड्स हैं जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपको दिया है।
देखो एसिड भी कई तरह का होता है। जैसे मैंने कह दिया कि ये जो बच्चा है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट वर्ड सुनते ही पहली चीज माइंड में आती है कि ये पढ़ाई में बहुत तेज होगा, इसके मार्क्स बड़े अच्छे आते होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो पढ़ाई में वो अच्छा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्रिकेट अच्छा खेलता है या फुटबॉल अच्छा खेलता है, या पढ़ाई अच्छी नहीं करता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी है, सिंगिंग अच्छी करता है, अच्छी पेंटिंग कर लेता है। तो जो इंटेलिजेंस है वो कई तरीके का होता है। इसी तरह से जो एसिड है वो भी कई तरह का होता है। तो ये ऑरेंज है या फिर लेमन, ऑरेंज ही लग रहा है, खैर ऑरेंज हो या लेमन हो, दोनों ही के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर ये आंवला दिया हुआ है, आंवला के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसी को हम विटामिन सी भी कहते हैं, और इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। फिर ये आ गया कच्चा आम, इसके अंदर टार्टेरिक एसिड होता है, मतलब पक्के आम के अंदर भी एसिड होता है लेकिन अमाउंट कम हो जाता है। कच्चे आम का टेस्ट खट्टा होता है तो उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट होता है। फिर ये आ गया टोमेटो यानी टमाटर, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड होता है, और भी एसिड होते हैं लेकिन यहाँ 2 नाम लिखा है तो यही आप याद रखना। जितना आपके बुक में लिखा है उतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से याद रखना कि आंवला के अंदर, रॉ मैंगो के अंदर, टोमेटो के अंदर कौन से एसिड होते हैं, या एसिड का नाम दे दिया कि बताओ सिट्रिक एसिड किन सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपने लिख दिया आंवला के अंदर, लेमन के अंदर, टोमेटो के अंदर। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब लेमन का जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, टैमरिंड के अंदर होता है टार्टेरिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब चलो ग्रुप बी से एक सब्सटेंस हम ले लेते हैं। कौन सब्सटेंस ले रहे हैं? बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ये हमने ले लिया। रब द बेकिंग सोडा सोल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। अब जो बेकिंग सोडा सोल्यूशन है उसको अपने फिंगर्स के बीच में रब करो, यानी थोड़ा सा ले लो उसको फिंगर पे और उसको रब करो 2 फिंगर्स के बीच में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व होगा? इट फील्स सोपी और स्लिपरी। जब रब करोगे तो आपको सोपी से साबुन जैसा होता है, स्लिपरी जैसा फील होगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो यहाँ से बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में एक बात और पता चल गई कि ये स्लिपरी होते हैं टच में, यानी इनको टच करोगे तो स्लिपरी होते हैं। अच्छा, ग्रुप बी के अंदर और कौन सब्सटेंस थे? सोप सोल्यूशन हो गया, तो साबुन कैसा होता है? स्लिपरी होता है कि नहीं? वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, ये भी बेसिक था, इसको भी टच करोगे स्लिपरी होता है। तो ये बात भी आप याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो स्लिपरी होते हैं टच में। एसिड की बेस, तो बता देना बेस। ऑल्सो बेसेस जनरली टेस्ट बिटर, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। अब जो बेसेस हैं वो आमतौर से बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। लेकिन इससे आप ये ना समझ लेना कि हर कड़वी चीज बेस होती है। मतलब बेस आमतौर से कड़वे होते हैं ये तो ठीक है, लेकिन हर कड़वी चीज बेस नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है, बिटर गॉर्ड, जिसको हम करेला कहते हैं, पॉसेस अ बिटर टेस्ट बट इज नॉट बेसिक इन नेचर। तो करेला कैसा होता है? कड़वा होता है ना, लेकिन करेला बेसिक नहीं होता। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ द फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब मैं पता कर सकता हूं जो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड है उसका नेचर क्या है, यानी वो एसिडिक है कि बेसिक है, इंडिकेटर का यूज करके, मतलब लिटमस पेपर का यूज करके चेक कर सकते हो। अभी कह रही है इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है तो क्या और भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसी के बारे में हम देखेंगे। 2.1.2 रेड रोज एज एन इंडिकेटर। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रेड रोज को हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। आपने बहुत से कलर्ड फ्लावर को ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास, उन फ्लावर्स का यूज करके इंडिकेटर बनाने की कोशिश करो। तो चलो एक्टिविटी 2.3 करते हैं। लेट अस प्रिपेयर। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। अब रेड रोज के जो पेटल्स हैं, यानी उनकी जो पंखुड़ियां हैं, वो जैसे जमीन वगैरह पे गिर जाती हैं टूट के, तो उसको आपको कलेक्ट कर लेना है। अब इसके लिए आपको फ्लावर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो पेटल्स या फ्लावर ग्राउंड पे गिर जाते हैं उसी को आपको जस्ट कलेक्ट कर लेना है। एक मुट्ठी आपको जो आपने पेटल्स कलेक्ट किए हैं रेड रोज के, उसको ले लेना है और अच्छे से वाटर से वॉश कर लेना है। फिर इन पेटल्स को आप क्रश कर दो मोर्टार और पिस्टल की मदद से। फिर ग्लास टम्बलर यानी कांच के गिलास में इसको रख दो। फिर कुछ हॉट वाटर ग्लास टम्बलर के अंदर डाल दो। इस बात का ध्यान देना कि जो क्रश्ड फ्लावर पेटल्स हैं वो पूरी तरह से उस हॉट वाटर के अंदर इमर्स्ड हो, यानी डूबी हो। इतना वाटर आपको एटलीस्ट डालना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ये वाला जो स्टेप है, यानी हॉट वाटर को ग्लास टम्बलर के अंदर डालने वाला, इसको एडल्ट की सुपरविजन में ही करना, ऐसा ना हो कि आप जल जाओ। अब ग्लास टम्बलर को आपको लिड से यानी ढक्कन से कवर कर देना है। अब 5 से 10 मिनट के लिए आप वेट करो जब तक जो वाटर है वो कलर्ड ना हो जाए। फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है। अब ये जो फिल्टरेट है, यानी फिल्टरेशन करने के बाद, छानने के बाद जो लिक्विड मिला, ये है रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, यानी जो हमको फ्लावर एक्सट्रैक्ट चाहिए था वो मिल गया। किस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट? रेड रोज का एक्सट्रैक्ट।
ये फिगर 2.7 नीचे आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, और यहाँ पर जो कलेक्ट किया गया है ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट है। इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब ये कुछ रोज पेटल्स हैं, इसको चलिए अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब इसको हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब इसको एक ग्लास टम्बलर यानी कांच के गिलास के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हॉट वाटर इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे कवर करके रख देंगे। अब इसको चलिए फिल्टर कर लेते हैं। अब फिल्टर करने के बाद ये जो हमको लिक्विड मिला है यही हमारा रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, और इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। एक्टिविटी 2.4 लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता लगाते हैं। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स। अब 2 टेस्ट ट्यूब आपको ले लेने हैं, उसमें 10 to 20 ड्रॉप्स ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट आपने प्रिपेयर किया है उसकी डाल देनी है। उन पे मार्किंग कर दो ए और बी। अब 20 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस का आपको टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डाल देना है। इसी तरह से 20 to 30 ड्रॉप्स सोप सोल्यूशन की आपको टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डाल देना है ड्रॉपर की हेल्प से। ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड करो क्या कोई कलर चेंज हो रहा है, और जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.3 के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो चलिए इसको भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट की 20 ड्रॉप्स डाल दी है। इसका कलर अभी आप देख लो कि ये कलर कैसा है। अब लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में मैं लेमन जूस की 30 ड्रॉप्स डालूंगा, और राइट वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सोप सोल्यूशन की 30 ड्रॉप्स डालूंगा। अब इसका कलर आप देख सकते हो रेड हो चुका है। अब इसी तरह से सोप सोल्यूशन की 30 ड्रॉप्स ये राइट वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया। इसका कलर आप देख सकते हो ये ग्रीन है। अब यही चीज आपको रिपीट करनी है और भी जो सैंपल्स हैं जो कि आपने एक्टिविटी 2.1 में लिया था उनसे, और जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कर लो। तो ये टेबल 2.3 है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो लेमन जूस और सोप सोल्यूशन का मैंने आपको दिखा दिया, बाकी का सब मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो इस तरह से टेबल कंप्लीट कर लेना है। लेमन जूस का आपको मैंने बताया कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, या आप मेजेंटा कह सकते हो। फिर सोप सोल्यूशन की बात कर ले तो ये ग्रीन हो गया। आंवला जूस के केस में रेड हो जाएगा। टैमरिन वाटर रेड, विनेगर रेड, बेकिंग सोडा सोल्यूशन ग्रीन, लाइम वाटर ग्रीन, टैप वाटर इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। फिर शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, कोई भी चेंज यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख लो रेड कहाँ कहाँ पर हो रहा है। यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मतलब लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर, और ये सब हमने देखा था कि क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जिस केस में रेड हो जा रहा है वो सब्सटेंस कैसे हैं, एसिडिक हैं। देख सकते हो यहाँ पर एसिडिक। अब ग्रीन कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ ग्रीन हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, इन केसेस में ग्रीन हो जा रहा है। और ये सारे क्या हैं, हमने देखा था कि ये बेस होते हैं। तो इससे हम नेचर बता सकते हैं कि जहाँ पर ग्रीन कलर हो जा रहा है वो सारे सब्सटेंस का नेचर क्या है, बेसिक है। ये यहाँ पर न्यूट्रल नहीं होगा, ये बेसिक होगा। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा और ये बेसिक होता है। अब इसी तरह से नो चेंज कहाँ पर हो रहा है, देख सकते हो टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन के केस में। तो ये सारे क्या होते हैं, हमने देखा था कि ये न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ से इनका नेचर पता चल गया, मतलब अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। अब जो आपने ऑब्जर्व किया उसको क्लासमेट के साथ डिस्कस करो। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जैसे कि हमने ग्रुप ए के केस में देखा था टेबल 2.2 के अंदर। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो सैंपल जो फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को रेड कर दे रहे हैं, क्या वो सारे सैंपल वही हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने देखा था ब्लू टू रेड कौन करता है, एसिड करता है। तो ये मैंने आपको टेबल में दिखा दिया था कि जो एसिड है वो फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को रेड में चेंज कर दे रहे हैं। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब इसी तरह से आप बताओ कि वो सैंपल्स जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को ग्रीन कर दिया, क्या वो सारे वही सैंपल हैं जिन्होंने लिटमस पेपर के केस में रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया था, मतलब ग्रुप बी वाले सब्सटेंस, बेसिक वाले। तो यस, बात सही है, वही सारे सब्सटेंस जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया था इससे पहले की एक्टिविटी में, वही वाले सब्सटेंस ने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को ग्रीन कर दिया। अच्छा, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा,
तो ये देखो, ये मैंने टैप वाटर ले लिया है। हमने देखा था टैप वाटर न्यूट्रल होता है। अब इसी में मैं फ्लावर एक्सट्रैक्ट डाल देता हूँ। तो देख सकते हो फ्लावर एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा कलर हल्का हो गया क्योंकि वाटर ऐड हुआ है ना। अगर वाटर ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो कलर हल्का हो जाता, बाकी कलर चेंज नहीं हुआ है। Other samples that do not change the color of flower extract the same as those that did not change the color of red and blue litmus papers, जैसे कि हमने ग्रुप सी टेबल 2.2 में देखा था। अब इसी तरह से बताओ कि क्या वो सैंपल्स जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज नहीं किया, क्या ये वही सैंपल हैं जिन्होंने रेड और ब्लू लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज नहीं किया था? द आंसर इज यस। हमने देखा था कि जो शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, टैप वाटर है, वो दोनों ही तरह के जो लिटमस पेपर है दैट इज रेड और ब्लू, उनके कलर को चेंज नहीं किया था। और यहाँ भी मैंने आपको टैप वाटर का दिखाया कि इसने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज नहीं किया। अब ऊपर की एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका यूज़ किया जा सकता है नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए, यानी सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये टेस्ट करने के लिए हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हैंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया एसिड बेस इंडिकेटर का। एक एग्जाम्पल लिटमस देखा था, अब यहाँ पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया। We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in the basic solution। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आज से पूछ लिया जाएगा कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका कलर एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है। तो आप बता देना एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। ये ऐसे पूछ सकता है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो रेड हो गया, बताओ कौन सा सोल्यूशन है वो, एसिडिक है कि बेसिक है, या ग्रीन हो गया, बताओ कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक कि बेसिक। कोई कलर चेंज नहीं हुआ, बताओ क्या नेचर है, तो कह देना न्यूट्रल है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3। तो ऊपर फिल करके मैंने आपको पूरा दिखाई दिया था। अब ये तो पक्की बात है कि आप एक्साइटेड हुए होगे ऊपर के रिजल्ट देख के। अब इस प्रोसेस को आप रिपीट भी कर सकते हो, मतलब ये एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करना और फिर सब्सटेंसेस को टेस्ट करना। इसके लिए आप कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे आप बीट रूट का यूज़ कर सकते हो, पर्पल कैबेज जो होता है उसका यूज़ कर सकते हो, टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी वाला तो अभी हम देखेंगे भी, इंडियन ब्लैकबेरी जिसको हम जामुन कहते हैं, और रेड हिबिस्कस जिसको कहा जाता है गुड़हल का फूल। तो इसका भी यूज़ करके आप एसिड और बेस टेस्ट कर सकते हो। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये और कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ पर्पल कैबेज ये क्या एसिड बेस इंडिकेटर है, तो कह देना हाँ बिल्कुल है। या आपको 5 एसिड बेस इंडिकेटर का नाम लिखने को कह दे तो लिटमस हो गया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया, इसी तरह बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, ये सब भी इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं। Fascinating facts. Hydrangea is a plant that grows in cooler climates in the Himalayan region and the northeastern regions. Hydrangea एक तरह का प्लांट है जो कि ठंडे क्लाइमेट के अंदर ग्रो होता है, जैसे हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हो गए। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। अब इस प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है सॉइल का नेचर कैसा है। भाई प्लांट सॉइल में ग्रो होगा ना, तो वो सॉइल भी एसिडिक और बेसिक होती है। तो जिस सॉइल के अंदर ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं, अगर वो सॉइल एसिडिक है तो जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करेंगे ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, यानी उनके फ्लावर कैसे होंगे, ब्लू कलर के होंगे। वहीं बेसिक सॉइल में इनके जो फ्लावर्स हैं वो पिंक या रेड कलर के होते हैं। कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। क्या जो गार्डनर है वो हाइड्रेंजिया फ्लावर के कलर को चेंज कर सकता है सॉइल के एसिडिक और बेसिक नेचर को एडजस्ट करके? द आंसर इज यस। अगर ऐसे केमिकल सॉइल के अंदर डाल दिए जाएं जो सॉइल को एसिडिक बनाए तो ब्लू कलर देखने को मिलेगा। अगर ऐसी चीज़ सॉइल के अंदर डाल रहे हो जिससे सॉइल बेसिक नेचर की हो जा रही है तो उस केस में आपको पिंक या रेड कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। 2.1.3 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब यहाँ पर टर्मरिक यानी हल्दी को इंडिकेटर की तरह हम यूज़ करेंगे। तो हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज़ किया था एक्टिविटी 2.1 के अंदर। तो क्या इसी तरह से हम पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हैं कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स की भी? चलिए एक्टिविटी करके पता लगाते हैं। एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर। 1 चम्मच आपको टर्मरिक यानी हल्दी ले लेना है पेट्री डिश के अंदर, या फिर कोई और कंटेनर में भी ले सकते हो। थोड़ा सा पानी उसमें डाल दो ताकि एक पेस्ट टाइप का बन जाए, जैसे कि आपको फिगर 2.9a में दिया है। नीचे देख सकते हो टर्मरिक पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के बना लिया। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। देखो एक तो हल्दी का पाउडर आता है, उसमें पानी मिला के पेस्ट बना सकते हो, नहीं तो फ्रेश आप हल्दी ले लो, उसके पीस को भी ग्राइंड कर दोगे ना थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो भी पेस्ट टाइप का बन जाएगा। अब केयरफुली डिप करो पीस ऑफ फिल्टर पेपर उस टर्मरिक पेस्ट में जब तक कि वो येलो कलर का ना हो जाए। अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है तो नॉर्मल A4 साइज वाला पेपर भी ले सकते हो। जब उस पेपर पे येलो कलर आ जाए तो फिर बाहर निकाल लो और सूखने के लिए रख दो। फिर इस येलो पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लो,
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले स्ट्रिप कट कर लो फिर उसके बाद उसको डिप करके कलर करो, जैसी आपकी मर्जी। तो ये जो स्टेप आपको मिली यही है टर्मरिक पेपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इस स्टेप को एडल्ट की सुपरविजन में करना। तो ये देख सकते हो बी वाले में टर्मरिक पेपर स्ट्रिप इस तरह से कुछ आपको दिखेगी। अब ड्रॉपर का यूज़ करते हुए एक ड्रॉप हर एक सैंपल की आपको, जो कि एक्टिविटी 2.1 में आपने जो सैंपल्स लिया था उसकी एक ड्रॉप एक एक करके अलग अलग जो पीस है टर्मरिक पेपर के उस पर डालते जाना है। यानी कई सारे टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स ऐसे लगा लो, फिर हर सैंपल की एक एक ड्रॉप अलग अलग पीस पे डालते चले जाओ। जो आपका ऑब्जर्वेशन हो उसको टेबल 2.4 में रिकॉर्ड कर लो। तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमने 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ले ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये बीकर से हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि एक पेस्ट टाइप का बन जाए ये। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये पतला सा पेस्ट टाइप का बन चुका है। अब हमको क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर आप ले सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो मेरी तरह से ये सिंपल जो आपके प्लेन पेपर आता है ना A4 साइज़ वाला, इस पर ज़ेरॉक्स होता है, वो पेपर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप ले ली हैं। अब इन्हीं पेपर के ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हम लगाएंगे। अगर आपके पास ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर है तो वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे पेपर अच्छा बनेगा, नहीं तो इससे भी बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये प्लेट पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर इसको हम लगाएंगे। आप चाहो तो इन पेपर्स को इस पेस्ट के अंदर डिप भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। इसको हम उल्टा कर लेते हैं ताकि पीछे साइड में भी इसके हम लगा सकें। अब क्योंकि ये थोड़ा सा थिक था और ज़्यादा पानी डालना चाहिए था, तो चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। अभी इस पेपर की जगह हमने ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर लिया होता तो बहुत अच्छे से रंग इसके ऊपर चढ़ जाता। खैर इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद ही हमारे पेपर अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारा टर्मरिक पेपर सूख चुका है, देख सकते हो। अब ये येलो कलर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो चुका है। इसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो, यानी किसी बर्तन के अंदर आप पानी भर लो, उसके अंदर फिर टर्मरिक यानी हल्दी डाल दो, एक सोल्यूशन बना लो, उस सोल्यूशन के अंदर इन पेपर को डिप कर दो यानी डुबा दो। 15-20 मिनट तक डूबे रहने दो ताकि वो कलर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हल्दी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर उसके बाद निकाल के दूसरी जगह चीज़ पे रख के उसको धूप में सुखा लो। इस तरह बना सकते हो। तो ये हमारा बन गया। अब इससे हम चेक करते हैं कि एसिड और बेसिस के अंदर इसका कलर क्या होता है, कोई कलर चेंज होता है कि नहीं, होता है तो क्या होता है। तो ये हमारा सोप सोल्यूशन है। इसके अंदर इस टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप को डिप करेंगे और देखते हैं कि कुछ कलर चेंज होता है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कलर रेड हो गया। जो हिस्सा सोप सोल्यूशन कॉन्टैक्ट में आया वो रेड हो गया। तो ये जो सोप सोल्यूशन है वो हमारा बेसिक है। इससे ये बात समझ में आई कि जो टर्मरिक है वो बेस के कॉन्टैक्ट में आने में रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से एसिड का भी हम चेक कर लेंगे। ये हमने एक दूसरी पेपर स्ट्रिप ले ली है और इस पे एसिड डाल के देखते हैं कि क्या कुछ कलर चेंज होता है कि नहीं। तो जो हमारा लेमन होता है उसके अंदर एसिड होता है, इसको हम इस पे स्क्वीज करेंगे। यहाँ देख सकते हो कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला। येलो का ये येलो ही है। इसमें आप चाहो थोड़ा सा पानी डाल लो, वैसे लेमन के अंदर ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी भी डाल लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर है। बेस के कॉन्टैक्ट में रेड हो जाता है और एसिड कॉन्टैक्ट में ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता। येलो का ये येलो ही रहता है। टेबल 2.4 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर। तो इसमें देखो सैंपल का नाम दिया है और द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल। जो टर्मरिक पेपर है उसका कलर क्या हो गया जब सैंपल की ड्रॉप उस पर डाली गई। तो लेमन जूस का मैंने आपको दिखाया कि टर्मरिक पेपर जो कि येलो कलर का होता है उस पर जो हमने लेमन जूस डाला तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो लिख देना नो चेंज। वहीं जब हमने सोप सोल्यूशन डाला, या उसको हम सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे टर्मरिक पेपर को, कैसे भी कर सकते हो, चाहे डिप कर लो या सोप सोल्यूशन उस पेपर पर डाल लो, मतलब कांटेक्ट में आना चाहिए सोप सोल्यूशन के। तो आपने क्या देखा कि उसका कलर हो गया रेड। अब जो लेमन जूस है वो आप जानते हो कि एसिड होता है और सोप सोल्यूशन बेस होता है। तो सिंपल सी बात आपने यहाँ से ये समझ ली कि टर्मरिक पेपर अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा। अब इसी तरह से बाकी जो सैंपल है सबका देख सकते हो, जहाँ एसिड होगा या न्यूट्रल होगा तो वहाँ कोई कलर चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल में तो वैसे भी कोई कलर चेंज नहीं होता, एसिड में भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ बेस होगा वहाँ जो टर्मरिक पेपर है उसका कलर रेड हो जाएगा। वॉट डू यू ऑब्जर्व? डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर? द आंसर इज नो। सारे सैंपल ने कलर चेंज नहीं किया। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। उन सैंपल को ग्रुप करो जिन्होंने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं किया। तो मैंने आपको बताया वो सैंपल्स जो कि एसिडिक नेचर के हैं या फिर वो जो न्यूट्रल नेचर के हैं
वो कलर चेंज नहीं करेगा, बाकी बेसिक वाला चेंज करेगा, रेड कर देगा। कंपेयर देम विद द सैंपल इन द ग्रुप ए, बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। फिर आप कंपेयर कर लो तो एक ग्रुप के अंदर एसिडिक और न्यूट्रल वाले सब्सटेंस आ जाएंगे जो कलर चेंज नहीं कर रहे, दूसरे में बेसिक वाला आएगा जो कलर चेंज कर रहा है। तो मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ग्रुप ए वाले सब्सटेंस जो कि एसिडिक होते हैं और ग्रुप सी वाले जो न्यूट्रल हमारे ग्रुप था ये कलर चेंज नहीं करेंगे, बाकी ग्रुप बी वाला जो बेसिक वाला है वो चेंज करेगा। अब इस चीज़ को आप याद कैसे रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपने याद की होती हैं, तो वहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एसिड के कांटेक्ट में आने पे कलर चेंज हो रहा था कि बेस में। तो सिंपल सा ऐसे याद रखना, हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आई गॉट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंजेज इट्स कलर, वाओ नाउ आई नो द रीज़न। मेरी वाइट शर्ट पे कढ़ी का दाग लग गया था। तो जैसे हल्दी से बनी हुई कोई चीज़ होती है ना, मतलब ऐसा फूड आइटम्स में हल्दी डली हो, जैसे कढ़ी वगैरह के अंदर डलती है, तो वो अगर कपड़े पे गिर जाता है, जैसे वाइट क्लोथ उस पर गिर गया, उसका दाग पड़ गया, अब उसको धुलते टाइम अगर उस पर सोप लगा दोगे तो रेड कलर का हो जाता है। और सोप क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस एग्जाम्पल से आप याद रख लेना कि वाइट शर्ट पे हल्दी गिर जाए तो साबुन नहीं लगाना है, क्योंकि सोप होता है बेसिक, और बेस के कांटेक्ट में आने पे जो हल्दी है वो रेड कलर की हो जाती है, यानी कलर चेंज कर देती है। क्या हम टर्मरिक पेपर को यूज कर सकते हैं एज इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? द आंसर इज नो, क्योंकि भैया देखो एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट आने में तो कोई कलर चेंज ही नहीं हो रहा है ना, और न्यूट्रल में भी कोई चेंज नहीं होता, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि न्यूट्रल है। कलर चेंज सिर्फ बेसिक वाले में हो रहा, तो बेसिक का बता सकते हो, बाकी एसिडिक न्यूट्रल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो एसिडिक सब्सटेंस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। डिस्कस करो अपना ऑब्जर्वेशन क्लासमेट्स के साथ। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टर्मरिक पेपर है उसको हम सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब टर्मरिक पेपर कलर चेंज करके ये बता देगा कि भैया बेसिक है कि नहीं है, बाकी एसिडिक न्यूट्रल है कि नहीं ये नहीं बताएगा। However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है, Why is turmeric known as a golden spice? अब टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस यानी सुनहरा मसाला क्यों कहते हैं? भाई उसका कलर ही गोल्डन कलर का होता है, और सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत हैं। तो जैसे गोल्ड बहुत वैल्यूएबल होता है ना, उसी तरह से इसकी भी वैल्यू है। तो सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि उसकी जो हेल्थ बेनिफिट है उसकी वजह से इसको हम गोल्डन स्पाइस कहते हैं। अब जो टर्मरिक है ना वो जिंजर यानी अदरक की ही फैमिली का एक मेंबर है। मतलब कहने का ये है कि प्लांट्स की कई सारी कैटेगरी होती है, उसमें कई सारी फैमिलीज होती है। तो एक फैमिली यानी एक ग्रुप प्लांट्स का ऐसा है जिसमें जिंजर भी आता है और टर्मरिक भी आता है। जैसे पैरट और पिजन ये दोनों ही बर्ड हैं, बर्ड वाली फैमिली के अंदर आते हैं, उसी तरह से ये भी है। तो टर्मरिक को ग्रो किया जाता है इंडिया में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी। अब ये कॉमन सा स्पाइस यानी मसाला है जो कि रोज़ाना हमारे घरों के अंदर यूज़ होता है। अब इस पर रिसर्च की गई ताकि इसके बेनिफिट्स के बारे में पता किया जा सके। बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। देखो फूड को ये कलर प्रोवाइड करता है जिससे फूड का जो लुक है वो अच्छा हो जाता है, साथ में टेस्ट भी प्रोवाइड करता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो बेनिफिट है उस पर रिसर्च की गई। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर टर्मरिक को कंसीडर किया जाता है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है बहुत सारे ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ के अंदर। जैसे हल्दी वाला दूध, चोट वोट लग जाती है कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो। अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो अश्विन ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया, उस कार्ड पे उसने टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई किया। अब ये कार्ड कैसे बनाया, तो उसने एक वाइट पेपर लिया, उस पर टर्मरिक पेस्ट को लगा के सुखा लिया, यानी वही टर्मरिक पेपर बना लिया। ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग दैट इज ओडिया लैंग्वेज। तो ओडिया लैंग्वेज के अंदर उसने विशेज लिखी टीचर के लिए ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशंस टेस्टेड इन टेबल 2.4। तो टेबल 2.4 के अंदर जो सब्सटेंसेस दिए हैं उन्हीं में से कोई एक सोल्यूशन लिया और उसका यूज़ करके उसने उस टर्मरिक पेपर पे लिख दिया विशेज। विच सोल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब कौन से सोल्यूशन का यूज़ उसने किया होगा मैसेज को लिखने के लिए। देखो ये आपको दिया है टर्मरिक पेपर, यानी उसने टर्मरिक पेपर ले लिया, मतलब बना लिया टर्मरिक पेपर। अब टेबल में जो हमको सोल्यूशन दिया है उसी से इसने लिखा। अभी आपने पढ़ा है कि टर्मरिक पेपर जब बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब अगर किसी बेसिक सोल्यूशन से इस पर कुछ बनाओगे या कुछ लिखोगे तो रेड कलर का आपको दिखने लगेगा, बाकी एसिडिक में तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो येलो का येलो ही रहेगा। और यहाँ आप देख भी सकते हो रेड कलर से ही लिखा हुआ है, तो रेड कैसे हुआ होगा टर्मरिक पेपर, मतलब बेसिक सोल्यूशन का यूज़ करके उसने लिखा होगा। हिज टीचर अपलॉडेड हिज क्रिएटिव यूज़ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो किस तरीके का सोल्यूशन यूज़ किया, तो लिख देना बेसिक, यानी टर्मरिक पेपर पे अगर आपको कुछ लिखना है तो बेसिक सोल्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। अभी पूछ रहा आर देयर एनी सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज। अब यहाँ पर देख सकते हो ये बच्चा ब्लाइंड है,
देख नहीं सकता, तो इसको कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक, क्योंकि कलर चेंज तो ये देख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनका जो ओडर है यानी जो महक है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में, क्योंकि महक अगर चेंज होगी तो उससे वो पता कर लेगा, बाकी देख के तो बता नहीं पाएगा। तो चलिए अब इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो ओडर यानी महक है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो ओडर यानी जो महक है वो चेंज हो जाती है एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। यानी यहाँ पर महक के चेंज होने से हम बता पाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटी 2.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ कंटेनर। अब एक कंटेनर में कुछ बारीक कटी हुई प्याज आपको ले लेनी है, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। अब वही कंटेनर जिसमें आपने प्याज को छोटा छोटा काट के रखा है, उसी में कुछ स्ट्रिप साफ सुथरे कॉटन क्लॉथ की ले लेना है या फिर फिल्टर पेपर की कुछ स्ट्रिप्स आपको ले लेनी है, उसी कंटेनर में रख देना है। उस कंटेनर को टाइटली क्लोज कर दो और रात भर के लिए रख दो। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक दियर ऑर्डर। अब उसी कंटेनर में से 2 ठो कॉटन क्लॉथ की जो स्ट्रिप है या फिर फिल्टर पेपर जो भी आपने उसमें रखा था उसको निकालो और उसकी महक को सूंघो, तो आपको उसमें से प्याज की महक आएगी, क्योंकि पूरी रात भर आपने उन कॉटन क्लॉथ स्ट्रिप को प्याज के साथ रख के एकदम क्लोज कर दिया। तो प्याज से जो महक निकल रही है, मतलब एक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वो उस कॉटन क्लॉथ के अंदर भी चले जाएंगे, जिससे कॉटन क्लॉथ के अंदर प्याज की महक आने लगेगी। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ टैमरिंड वाटर ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन द अदर। अब यही दोनों जो कॉटन स्ट्रिप आपने निकाली, इसको साफ सुथरी सरफेस पे रख देना है और कुछ ड्रॉप टैमरिंड वाटर की एक स्ट्रिप पे और कुछ ड्रॉप बेकिंग सोडा सोल्यूशन की दूसरी स्ट्रिप पे डाल देनी है। मतलब कहने का ये है कि एक स्ट्रिप आपने जैसे ये रख दी, दूसरी स्ट्रिप आपने ये ऐसे रख दी, एक स्ट्रिप पे आपने टैमरिंड वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल दी और दूसरी स्ट्रिप पे बेकिंग सोडा सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। अभी चीज़ आप जानते हो, जो टैमरिंड वाटर है उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन ये बेसिक होता है। यानी सिंपल सी बात ये है कि एक स्ट्रिप पे हमने एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया, दूसरे पे बेसिक सोल्यूशन डाल दिया। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। अब जो ड्रॉप आपने डाली है थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दो ताकि जो ड्रॉप है वो पूरी तरह से स्ट्रिप पे फैल जाए। अब फिर से महक को चेक करो। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम? तो क्या कोई ऑर्डर यानी महक चेंज आपको नोटिस हुई? तो जिस स्ट्रिप पे आपने टैमरिंड वाटर को डाला था यानी एसिडिक सोल्यूशन को डाला था, वहां पर आपको ये ऑब्जर्व होगा कि उसका जो ऑर्डर है रिमेन्स द सेम। महक सेम रहेगी, यानी वही अनियन वाली जो महक है वो उसके अंदर से आती रहेगी टैमरिंड वाटर डालने के बाद भी। लेकिन जिस स्टेप पे आपने बेकिंग सोडा सोल्यूशन डाला था वहाँ पर यह होगा कि उसकी जो ऑर्डर है वो डिसअपियर हो जाएगा, महक गायब हो जाएगी या बहुत हल्की महक हो जाएगी। अब अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करो। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह और भी जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज है उससे आप टेस्ट करो और जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टैमरिंड वाटर जो कि एसिडिक नेचर का होता है वो जब कॉटन स्ट्रिप पे डाला जाएगा तो महक वैसे ही रहेगी, लेकिन बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो कोई बेसिक सब्सटेंस जब डाला जाएगा तो महक उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। नो अ साइंटिस्ट। चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनको शॉर्ट में पीसी रे कहते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। अब इन्होंने जो डॉक्टरेट की डिग्री है केमिस्ट्री में, यानी जो पीएचडी किया था यूके में किया था और वहाँ से करके इंडिया आ गए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने योगदान दिया था, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ताकि इंडिया के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च है वो और एडवांस हो सके। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन्होंने सबसे पहले इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो दवा बनाती है, यानी अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन की फील्ड में काम करती है, उसको हम फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं। तो पहली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1901 में। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। अब ये वैसे तो यूके से पढ़ के आए थे, लेकिन इंडियन कल्चर हो गया और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनसे बहुत ज़्यादा ये जुड़े हुए थे। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इन्होंने इंडिया में जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा और जो एंशिएंट इंडिया के साइंटिस्ट थे उनके अचीवमेंट के बारे में उन्होंने क्या काम किया था उसको हाईलाइट किया था,
Ray, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institutions. अब रे जो कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी समाज में सुधार लाने का काम भी ये कर रहे थे, उन्होंने ये बात की थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसका मीडियम होना चाहिए मदर टंग। जैसे आपकी मदर टंग अगर हिंदी है तो हिंदी में ही आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, पढ़ाई जाए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप क्लास 7 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, इस तरह के माइंड मैप मिल जाएंगे जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टेबल्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आपको लेवल वाइज मिल जाएंगे, जैसे एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहला लिंक अमेजन का है और सेकंड लिंक ओसवाल बुक की वेबसाइट का है। सेकंड लिंक के थ्रू बाय करने में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप मेरा कूपन कोड उस्मान10 का यूज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 2.2 What happens when acidic substances mix with basic substances? क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स किया जाता है? तो चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके। एक्टिविटी 2.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 ड्रॉप लेमन जूस का आपको टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और फिर लगभग 20 ड्रॉप्स वाटर की इसमें डाल दो। ऑब्जर्व द कलर। अब कलर को ऑब्जर्व करो। अब जैसा कि पिछली एक्टिविटीज़ में आपने देखा ही होगा कि लेमन जूस का जो कलर है वो लाइट येलो होता है, हल्का पीले रंग का होता है। तो 1 ड्रॉप हम लेमन जूस का ले रहे हैं और उसमें 20 ड्रॉप्स वाटर डाल दे रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि लेमन जूस की सिर्फ एक ही ड्रॉप ले रहे हैं ना, और वाटर तो 20 ड्रॉप है। तो अगर 20 टाइम्स ऑफ वाटर ऐड कर दोगे तो एकदम हल्का हो जाएगा, लगभग कलरलेस हो जाएगा। जो येलो कलर उसका हल्का था वो भी लगभग खत्म हो जाएगा। तो अब हमको लेमन जूस और वाटर का एक सोल्यूशन मिल गया है जिसका कोई कलर नहीं है, यानी ऑलमोस्ट कलरलेस है। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू इट। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको लिटमस सोल्यूशन का यूज़ करना है। तो 1 ड्रॉप ब्लू लिटमस सोल्यूशन की उसमें डाल दो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने लेमन जूस और वाटर लिया था। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? क्या कोई कलर चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ? देखो हमने क्या किया, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर 1 ड्रॉप लेमन जूस डाल दिया और 20 ड्रॉप्स वाटर डाल दिया, यानी हमको लेमन और वाटर का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। अब वाटर तो न्यूट्रल होता है तो इसका कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। बचा लेमन, तो ये एसिडिक होता है, यानी लेमन और वाटर का जो पूरा सोल्यूशन बना है वो एसिडिक सोल्यूशन है। अब इसमें हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाल दिया, तो आपने पढ़ा है कि ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आने पे रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। तो यहाँ भी हमने एसिड के अंदर ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रेड हो जाएगा। जैसे कि आपको फिगर 2.10 में दिया हुआ है, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एडिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन। तो ये देख सकते हो रेड कलर का हो गया। स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड स्विरल इट वेल। अब धीरे धीरे आपको लाइम वाटर की ड्रॉप को ऐड करना है इस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की हेल्प से, यानी ड्रॉपर के अंदर लाइम वाटर ले लो, फिर एक एक ड्रॉप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डालते जाओ। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने लेमन और वाटर का सोल्यूशन बनाया था, फिर उसके अंदर ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी डाल दिया था और फिर कलर रेड हो गया था। तो ये रेड वाला जो सोल्यूशन है इसी में लाइम वाटर आप ऐड करते जाओ और साथ में आप स्विरल भी करते रहना, यानी इसको हिलाते रहना ताकि मिक्सिंग होती रहे। जो लाइम वाटर आप डाल रहे हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए उस सोल्यूशन में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व होगा? कोई कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा क्या? तो हाँ बिल्कुल, जब लाइम वाटर आप ऐड करते चले जाओगे तो एक स्टेज आएगी जहाँ पर जो कलर है सोल्यूशन का वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सोल्यूशन। अब जब कलर ब्लू हो जाए तो फिर से 1 ड्रॉप लेमन जूस की डाल दो। तो जब फिर से लेमन जूस आप डाल दोगे तो देखोगे जो कलर है वो ब्लू से वापस से रेड हो गया। कैन यू प्रेडिक्ट वाई देयर इज अ चेंज इन कलर? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कलर चेंज क्यों हो रहा है? तो चलिए इसको एनिमेशन समझते हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने 1 ड्रॉप लेमन जूस डाला और 20 ड्रॉप्स वाटर डाल दिया। तो इस तरह से आपको एक लेमन जूस सोल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर लेमन और वाटर दोनों ही प्रेजेंट है और ये देखने में ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा। अच्छा, ये जो लेमन जूस सोल्यूशन है इसका नेचर क्या होगा? तो देखो इसके अंदर लेमन जूस और वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर तो न्यूट्रल होता है, इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। जो लेमन जूस है वो एसिडिक होता है, तो मतलब ये जो सोल्यूशन है वो अभी एसिडिक है। इसी के अंदर आपने ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाल दिया और ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। तो होगा ये कि जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन आप डाल रहे हो उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन आपने डाला और ये देखो रेड हो गया। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सोल्यूशन द कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न्स रेड। लेमन जूस सोल्यूशन में जब 1 ड्रॉप हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन की डालते हैं तो वो जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है वो रेड में चेंज हो जाता है। अब इसमें जब हमने लाइम वाटर डाला तो लाइम वाटर तो होता है बेसिक, यानी हमने एक बेस डाला
तो बेस डालने की वजह से आपको यह ऑब्जर्व होगा कि ये जो रेड वाला सोल्यूशन है वो धीरे धीरे ब्लू में चेंज हो जाएगा। When lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. तो रेड से फिर से ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन लिया था, जब ये एसिडिक सोल्यूशन में गया, यानी वही लेमन जूस सोल्यूशन जो कि एसिडिक है उसमें गया, तो इसका जो कलर है वो रेड में चेंज हो गया। अब जब इसमें हमने लाइम वाटर को ऐड किया तो ये रेड से वापस से ब्लू हो गया, यानी एसिड डालने की वजह से रेड हुआ था और बेस डालने की वजह से वापस जो उसका ओरिजिनल कलर था दैट इज ब्लू वो फिर से हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बेस था उसने एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया? भाई एसिड की वजह से ही तो उसका कलर चेंज हुआ था, ब्लू से रेड हुआ था, बेस डाले तो वापस से ब्लू हो गया। तो जो काम एसिड ने किया था कि ब्लू से रेड किया, बेस ने उस काम को खत्म कर दिया कि भैया तुमने कलर चेंज कर दिया था, इसको रेड कर दिया था, हम वापस से उसका जो ओरिजिनल कलर है दैट इज ब्लू वो कर देंगे। क्योंकि देखो जो लेमन जूस सोल्यूशन हमने लिया था वो तो कलरलेस था ना, उसका तो कोई कलर नहीं था। मेन जो कलर सोल्यूशन का आएगा वो इसी लिटमस की वजह से आएगा। तो इस एक्टिविटी में यही बात आपको समझाई जा रही है कि जो बेस है ना वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, इसी तरह से जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है, यानी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। इसको आप पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की तरह समझ सकते हो। जैसे आपने लिखा +2 और लिया -2, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो जैसे पॉजिटिव को आप एसिड मान लो और निगेटिव को बेस मान लो, तो एसिड और बेस मिलाया तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया, ना ही अभी एसिडिक रह गया ना बेसिक रह गया, न्यूट्रल हो गया। दिस शोज दैट द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। तो वापस से कलर ब्लू हो गया। इससे ये बात समझ में आई कि अब जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नहीं रह गया। अगर एसिडिक होता तो कलर रेड होता। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। लाइम वाटर ने क्या किया? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। लाइम वाटर क्या है? बेस है, यानी बेस ने एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है। अब इसमें अगर हम एसिड डाल दें फिर से तो क्या होगा? सोल्यूशन फिर से एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक होने की वजह से फिर से कलर रेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सोल्यूशन, द सोल्यूशन अगेन बिकम्स रेड। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में फिर से हमने लेमन जूस डाल दिया, यानी एसिड डाल दिया, तो एसिड की वजह से जो सोल्यूशन है वो फिर से रेड हो जाएगा। तो ये देखो ब्लू से फिर से रेड हो गया, यानी एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास एसिड था यानी लेमन जूस सोल्यूशन था, इसमें जब हमने बेस डाला तो एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म कर दिए, न्यूट्रल बना दिए। अब फिर से जब हमने एसिड डाला तो ये एसिड तो बचा रह गया, इसको खत्म करने के लिए तो कोई बेस है नहीं, तो कलर रेड हो गया। अच्छा, जो एसिड और बेस है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में तो दिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ऐसा नहीं कि कितना भी आप एसिड ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो और बेस डालोगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बल्कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग और वीक भी होते हैं, इनकी पावर भी होती है। मतलब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे लेमन जूस हो गया, इसको हम खा भी लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अगर आपके हाथ वगैरह पे गिर जाए तो जल जाए, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह बेस भी होते हैं, कुछ कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप किस स्ट्रेंथ का एसिड और बेस ले रहे हो इस पर डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट ले रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि कितना न्यूट्रलाइज करेगा। मान लो सेम स्ट्रेंथ का आपने इतना सा एसिड ले लिया और इतना सा बेस ले लिया, तो अब ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ये जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा। मतलब इतना पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बेस का इफेक्ट अभी भी बाकी रहेगा क्योंकि बेस का अमाउंट ज़्यादा था। इसी तरह से हमने अगर दोनों एसिड और बेस के अमाउंट को सेम रखा, लेकिन जो एसिड लिया था वो स्ट्रॉन्ग था और जो बेस है वो वीक था, तो क्या होगा? जो वीक बेस है वो एसिड की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम तो करेगा, लेकिन सोल्यूशन अभी भी एसिडिक रहेगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। खैर इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी सिंपल सा आपको ये बात याद रखनी है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उसको न्यूट्रल बना देते हैं। इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। When the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. तो जब एसिडिक सोल्यूशन मिक्स किया जाता है बेसिक सोल्यूशन के साथ सफिशिएंट क्वांटिटी में, देखो यही बात मैंने बताई ना कि आप कितने अमाउंट में एसिड और बेस ले रहे हो, और स्ट्रेंथ का भी फैक्टर आता है जो कि अभी दिया नहीं है, तो जब आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। तो सोल्यूशन ऑफ एसिड सोल्यूशन ऑफ बेस के साथ अगर मिक्स किया जाएगा सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से जो सोल्यूशन बनेगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अब ये जो रिएक्शन हुआ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन दैट इज रिलीज ऑफ हीट। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? तो देखो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, जो चीज़ मिलती है, उनमें से एक होता है सॉल्ट
और साथ में हमको वाटर मिलता है और हीट भी निकलती है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन का दिखा देता हूँ टर्मरिक पेपर का यूज़ करके। इस टर्मरिक पेपर को हमने सोप सोल्यूशन के अंदर डिप किया था, जिसकी वजह से ये रेड कलर का हो गया, यानी बेस के कांटेक्ट में रेड हो गया। अब इसी के ऊपर हम एसिड डालेंगे। उसके लिए हमने ये लेमन ले लिया है, इसको स्क्वीज करेंगे इसके ऊपर और देखते हैं कि क्या चेंज हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो, जो रेड कलर है वो चला गया, खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इसको बेस के अंदर डाला था, यानी सोप सोल्यूशन के अंदर डाला था, तो बेस की वजह से रेड हो गया। अब इसी के ऊपर हमने एसिड डाला, तो एसिड और बेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पर ना एसिड है ना बेस है, यानी एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया। तो इसका जो ओरिजिनल कलर था वो वापस आ गया। तो न्यूट्रलाइजेशन में यही होता है कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। भाई बेस का काम था रेड करना, तो उसके काम को एसिड ने खत्म कर दिया। अब दोनों का कोई काम नहीं है और ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। There are many examples in the everyday life where you can observe the use of neutralization processes. अभी जो न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस है, इसके एग्जाम्पल आप रोजाना की जिंदगी में देख सकते हो। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 2.3 न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो सिचुएशन 1 की बात कर लेते हैं। कीर्ति जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी बटरफ्लाई को गार्डन में। उसका जो हैंड है वो ट्री ट्रंक पे रेस्ट कर रहा था, यानी पेड़ पे उसने हाथ रखा हुआ था, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। अचानक से एक लाल रंग की जो चींटी है उसने उसको काट लिया। उसकी वजह से जो उसकी स्किन है जहाँ पर काटा था वो रेड हो गई और वहाँ पर पेन होने लगा। यानी चींटी काट लेती तो दर्द होता है कि नहीं, वैसा होने लगा। उसका जो भाई था उसने उसकी हेल्प की। कैसे हेल्प की? बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। जहाँ पर चींटी काटी थी वहाँ पर गीला बेकिंग सोडा उसने लगा दिया, यानी बेकिंग सोडा लिया, थोड़ा सा पानी मिला दिया, गीला हो गया और वहाँ पर उसने लगा दिया, जिसकी वजह से जो पेन है उसमें आराम मिल गया। अब आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? तो देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब चींटी काटती है तो वो इंजेक्ट करती एसिडिक लिक्विड। कौन सा एसिडिक लिक्विड? फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। यानी जब चींटी काटती है ना, तो उस काटने में वो क्या करती है, वो एक एसिड, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। ये भी नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है। चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड स्किन के अंदर डालती है, तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो वो एसिड स्किन के अंदर चला गया। एसिड की वजह से पेन हो रहा था, जलन हो रही थी। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज अ बेस। तो एसिड के इफेक्ट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेस का यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है उसको रब किया उसके भाई ने। अब कौन सी रेमेडी लोग यूज करते हैं जब चींटी काटती आपके रीजन में? हो सकता कोई दूसरा बेस लगाएं, तो कौन सा लगाते हैं वो आपको बताना होगा। अब सिचुएशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ऑन द फार्मर्स पोर्टल। अब ये फार्मर्स पोर्टल क्या है? तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर की भलाई से रिलेटेड काम होता है। तो वहाँ पर एक क्वेरी डाली फार्मर ने, जिसमें यह था कि माई प्लांट्स नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। यानी आजकल मेरे जो प्लांट्स हैं, खेत में जो मैं प्लांट ग्रो कर रहा हूँ, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। जब डिटेल डिस्कशन किया गया, मतलब फिर पूछा गया कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, कैसे क्या हुआ, डिटेल में चीज़ें बताओ तो समझ में आएगी क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ से ये पता चला कि द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि उस किसान ने क्या किया, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? देखो, ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो सॉइल में डाले जाते हैं, जो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रो करने में, अच्छे से ग्रो हो सके। क्योंकि देखो, प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। वो न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। अब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो वही जो न्यूट्रिएंट है, वही जो केमिकल है जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, अगर सॉइल से नहीं मिल पाते तो बाहर से डालते हैं कुछ आर्टिफिशियल बना के, तो उसी को फर्टिलाइज़र कहा जाता है। तो वो जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा था। अच्छा, ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो एसिड जब सॉइल के अंदर जाएगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। तो दिक्कत ये आ रही थी कि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की वजह से उसके खेत की जो मिट्टी थी वो एसिडिक हो गई थी। एसिडिक होने की वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा था। वॉट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम? उसको क्या रेमेडी बताई जाए, यानी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो आप कहोगे बेस मिला दो, न्यूट्रल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज अ बेस। तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। इसके लिए हमको एक बेस डालना होता है। कौन सा बेस डाला जाता है? आमतौर से लाइम यानी चूना डाला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ऐसे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं कि जब सॉइल बहुत एसिडिक हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा बेस यूज़ किया जाता है या कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? तो बता देना, लाइम यानी चूने का यूज़ किया जाता है, चूना डाल दिया जाता है।
इफ द सॉइल इज बेसिक, अच्छा अगर सॉइल बेसिक हो जाए तब क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। तो अगर सॉइल बेसिक हो गई है तो एसिड डालना पड़ेगा, लेकिन कोई सा भी ऐसे एसिड नहीं डाल सकते क्योंकि जो एसिड है वो प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। तो क्या करें? तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो मैन्योर है यानी जैसे काउ डंग मैन्योर, गाय के गोबर की जो खाद वगैरह होती है वो डाल दी जाती है, या फिर जो कंपोस्टेड लीव्स है, कंपोस्टिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे लीव्स वगैरह या प्लांट का जो वेस्ट है जब उसको ज़मीन के अंदर डाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर अटैक करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होता ये है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिलीज करता है एसिड। तो मैन्योर या कंपोस्टेड लीफ जो कि ऑर्गेनिक मैटर यानी लिविंग थिंग्स हमको मिलता है तो ऑर्गेनिक कहते हैं उसको। तो ये जब सॉइल के अंदर डाला जाता है तो इसमें से एसिड रिलीज होता है। ये एसिड क्या करता है, जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सॉइल अगर बेसिक है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर और कंपोस्टेड लीव्स हो गया इसको ऐड करते हैं। अब कभी कभी जो सॉइल है वो तो न्यूट्रल रहती है, लेकिन जो प्लांट उसमें ग्रो हो रहे हैं उनकी जो हेल्थ है वो अभी भी पुअर रहती है, यानी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, बड़े खराब से प्लांट ग्रो हो रहा है, विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये इस वजह से हो सकता है कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो। यानी ऐसा नहीं कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो सॉइल एसिडिक है या बहुत बेसिक है। न्यूट्रल होने पे भी ऐसा हो सकता है कि प्लांट अच्छे से ग्रो ना हो। तो वहाँ पर ये रीज़न हो सकता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट का यूज़ करके ही प्लांट ग्रो होते हैं, उनकी कमी होगी तो भी अच्छे से नहीं ग्रो होगा। अब सिचुएशन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब अश्विन का जो फ्रेंड है गुरबीर, वो इंडस्ट्रियल एरिया के करीब रहता है, यानी ऐसा एरिया जहां आसपास इंडस्ट्री है वहां पर ये रहता है, उसी के आसपास। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वॉज डिक्लाइनिंग डे बाई डे। उसने बताया कि उसके पास में जो लेक है वहां पर फिश की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। वॉट डू यू थिंक माइट बी द कॉज ऑफ दिस? अब आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि फैक्ट्री वगैरह से जो वेस्ट रिलीज हो रहा है वो लेक के अंदर जा रहा हो, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो अगर फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो एसिडिक नेचर का है तो फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि लेक के अंदर जो फिश है उसको बचाया जा सके? तो एसिड है तो वही न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी बेस डालना पड़ेगा। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो लेक के अंदर वो जो फैक्ट्री से निकलने वाला सब्सटेंस है जो कि एसिडिक नेचर का है उसमें पहले से ही बेस डाल दो ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर फिश को नुकसान ना हो। लेट अस रैप अप, चलिए समेट लेते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी है। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन कीर्ति's पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम? तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो वर्ड्स हैं यानी वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ये जो अश्विन और कीर्ति के पेपर शीट पे अपीयर हुआ था जब लिक्विड को स्प्रे किया गया था, तो ऐसा क्यों हुआ? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सोल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सोल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? क्या आपको ये लगता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, यानी ऐसा हो सकता है कि वो जो सोल्यूशन स्प्रे किया जा रहा था वो टर्मरिक सोल्यूशन हो और सोप सोल्यूशन का यूज़ किया गया हो उस पेपर पे लिखने के लिए? तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप सोप सोल्यूशन से लिखोगे और उस पर टर्मरिक सोल्यूशन स्प्रे करोगे तो टर्मरिक सोप सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट आने पर रेड हो जाएगा तो वो फिर दिखने लगेगा। तो यही हुआ रहा होगा इन अ नटशेल। अब चलिए जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे आसपास जो सब्सटेंसेज है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि उनका जो नेचर है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब जो एक्सट्रैक्ट है लाइकेंस के, रेड रोज के, रेड हिबिस्कस के, पर्पल कैबेज के, टर्मरिक के, इसके अलावा और भी चीज़ें, इसको हम यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंसेस के नेचर को इंडिकेट करने के लिए कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है कि क्या है। अब वो सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, वहीं जो बेसेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बेस कैसे स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है ना, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, और ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है। तो बी से बेस, बी से ब्लू, यानी बेस का काम क्या है, लिटमस को ब्लू कर देना। अगर ब्लू लिटमस लिए रहोगे तो वो ब्लू ही रहेगा, रेड लोगे तो वो ब्लू कर देगा, यानी फाइनली आपको ब्लू मिलेगा। तो बेस का याद हो गया तो बचा एसिड का, तो वो रेड हो जाएगा। यानी एसिड क्या करेगा, लिटमस को रेड कर देगा। अगर रेड लिटमस लोगे तो रेड का रेड ही रहेगा, ब्लू लोगे तो वो रेड हो जाएगा। अब रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो रेड कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में और ग्रीन कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में। जो येलो कलर है टर्मरिक का वो रेड हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में, लेकिन कोई भी कलर चेंज हमको देखने को नहीं मिलता एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में। अब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, और ऐसा होने में फिर सॉल्ट बनती है, साथ में वाटर बनता है और हीट भी निकलती है। बहुत सी रोजाना की जो प्रॉब्लम है, जैसे चींटी ने काट लिया, सॉइल का जो एसिडिक और बेसिक नेचर है
इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है इसको मैनेज किया जा सकता है न्यूट्रलाइजेशन वाले प्रोसेस से। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल भी बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।